हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट के लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम ऑलरेडी इसको अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं एंड वी नो दैट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वी टॉक अबाउट द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर फूड। तो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी में थोड़ी और चीजें ऐड करके हम इस चैप्टर को थोड़ा और समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with respiration. रेस्पिरेशन हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन जो है, जब एक इंसान पैदा होता है ना, तब से लेके जब तक वो जिंदा है तब तक रेस्पिरेशन का प्रोसेस नॉन स्टॉप एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है। सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट इज रेस्पिरेशन, सो व्हाट विल यू से? सो रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, एक केमिकल प्रोसेस है जहां पर एनर्जी रिलीज होती है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेसेस। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि मैं बोल रही हूं या मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, इवन अगर मुझे खाना खाना है, मुझे यहाँ से उठ के कहीं और जाना है, सो ईच एंड एवरी एक्टिविटी नीड्स एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। तो होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 विल ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगी एंड दिस विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मतलब जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों मतलब बेसिकली ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये हमें लग तो ऐसा रहा है कि एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन ने एक्ट किया और हमें अपने प्रोडक्ट्स मिल गए, बट दिस इज नॉट दैट सिंपल। पहली चीज कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेल के अंदर होता है, इसीलिए हम इसको सेल्यूलर या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन बुलाते हैं। दूसरी चीज कि ये जो हमें वन लाइनर रिएक्शन हमने अभी देखा है, इट इज नॉट एक्चुअली दैट सिंपल कि सिंपली ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो गया। नो, इट हैपन्स इन अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, कि बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और हर एक रिएक्शन का अपना एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो कुछ रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है। अब एक बार ये पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है, उसके बाद जो पायरुवेट है वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और फर्दर प्रोसेसिंग, जहां पर एनर्जी का रिलीज होना, ये फर्दर जो भी स्टेप्स हैं वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाता है। सो देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स जो अलग अलग जगह पर होते हैं। तो हमने प्लांट्स के केस में तो ये पढ़ा ही है। तो कुछ बेसिक स्टेप्स जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स में वो सेम है। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हीट। तो एटीपी हमने पढ़ा था। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। अब ये जो एटीपी होता है ना, एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था अब प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में, जहां पर एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगता है तो वो एटीपी बन जाता है। अब ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ना, एटीपी का एडीपी में, एडीपी का एटीपी में, ये चलता रहता है एज पर द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो हीट की फॉर्म में तो हो ही रही है, उससे ज़्यादा एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है। और यही जो एटीपी है वो हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है, जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस हैं
उनको कैरी आउट करने के लिए आवर बॉडी यूजेस दिस एटीपी। द नेक्स्ट वन इज द एसेंशियल स्टेप्स आर सेम इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कुछ जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होंगे, कुछ जो है साइटोप्लाज्म से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर स्टेप्स होंगे। तो ये जो बेसिक स्टेप्स है ना, दीज आर द सेम, राइट। नाउ द क्वेश्चन हियर कम्स इज व्हाई डू वी नीड एनर्जी। तो हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि हमें एनर्जी चाहिए क्यों। देखो, एनर्जी तो हर चीज के लिए चाहिए। जब अमाइनो एसिड्स विच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड, जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तो हमारी बॉडी इनको अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देती है। इन अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनना, सो दैट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स नीड एनर्जी, ठीक है। तो मतलब कि कुछ नई चीजें बनाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, देन एंजाइम्स बनाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, देन हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मसल्स में मूवमेंट होने के लिए। तो जब आप बीमार हो या आपने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया है, आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, तो उस टाइम पर अगर आपको हल्का सा भी, अगर आप बेड पे लेटे भी हो, अगर आपको टर्न भी करना है, एक साइड को भी टर्न करना है, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है ही नहीं। सो ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट वी डू इन अ डे, वी नीड अ लॉट एंड लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। द नेक्स्ट वन इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन नर्व सेल्स। तो जो हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है ना, from one nerve cell to another nerve cell, from one neuron to the another neuron, that also needs energy. Then also जब एक सेल से हमें और सेल चाहिए, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पर नए सेल्स बन रहे हैं, इवन सिर्फ अगर हम नए सेल्स की ही ना बात करके, अगर हम बॉडी में रिपेयर की भी बात करें कि सेल्स का, जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो कुछ सेल्स रिपेयर होते हैं, राइट। तो इस रिपेयर के प्रोसेस में भी एनर्जी चाहिए। देन इट ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी वार्म। अब आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है ना, कि जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो ठंड के टाइम पर क्या होता है कि हम शिवर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारे जो दांत है ना, तो वो दांत जो है ना, उनसे भी आवाज़ आने लगती है, क्योंकि हमारा जो जॉ है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है, तो क्लैटरिंग साउंड आती है, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप अपने दांतों को एक साथ ऐसे दबाओगे, मतलब बेसिकली टच करोगे फास्ट, तो वो क्लैटरिंग साउंड आती है। सो दैट इज एक्चुअली योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब एक ऐसा टाइम है कि जब एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि एनर्जी हीट की फॉर्म में भी प्रोड्यूस होती है, तो हमारी बॉडी को वहाँ पर हीट भी मिल जाती है जब हमारी बॉडी में ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जब हमें ठंड लगती है ना, तो शिवरिंग और क्लैटरिंग ऑफ टीथ से हमारी बॉडी की मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है, और इस एक्टिविटी के बढ़ने से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। Okay, so am I clear to everyone? Okay, let us move on to the next topic, that is why animals need more energy. तो ये हमारा एक प्लांट है, हमारा एक ट्री है। तो ट्री क्या है? ट्री क्या है? इमोबाइल है, ठीक है। तो इसको मूव तो नहीं करना है कहीं भी, इसको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस भी नहीं करने हैं जिससे ये खाना बनाए, तो ये तो सिंपली फोटोसिंथेसिस करेगा। एंड यस, दिस प्रोसेस आल्सो नीड्स एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का, इधर से उधर खाना बन रहा है, पानी जा रहा है, और उस सारी चीज़ों से मिलाकर मतलब बेसिकली खाना बन रहा है, सनलाइट, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज नीडेड, सो दैट आल्सो नीड्स एनर्जी। बट एज कंपेयर टू एनिमल्स, सो एनिमल्स आर मोबाइल। हमें एक दूसरे से, अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे उठ के किचन में जाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अपने लिए टेबल पे खाना लगा के उसको खाना पड़ेगा। सो माई body activity or the movement, the locomotion that I am showing is way more than that plant show, ठीक है। तो प्लांट्स तो एक जगह खड़े हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि हम मोबाइल हैं। अब अगर हम अपनी बात करें, सो इफ़ वी हैव से मेनी ऑफ द बर्ड्स दे ले एग्स, तो उनको एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी दे नीड एनर्जी। नाउ वी हैव स्मॉल बेबीज एट होम, तो अब उस स्मॉल बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यू नीड एनर्जी, उसके पीछे भागने के लिए भी यू नीड एनर्जी, राइट। सो वी नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द प्लांट्स, ठीक है। बेसिकली एनिमल्स नीड मोर एनर्जी। अब अगर हम बर्ड्स और एनिमल्स में, अगर हम सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस बर्ड की और मैमल्स की, जैसे कि हम अपनी बात कर लेते हैं।
तो अगर हम अपनी बात करें, इस कछुए की बात करूँ तो ये तो फिर भी थोड़ा स्लो है, आराम आराम से काम करता है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, हमारी बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा है और हमारी बॉडी को इवन मोर एनर्जी चाहिए। अगर आप बर्ड की बात करो तो बर्ड को फ्लाई करना है, तो मतलब फ्लाई करने में कैन यू इमेजिन हाउ मच ऑफ एनर्जी इज नीडेड, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है तभी बर्ड फ्लाई कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम एनिमल्स में भी कंपैरिजन करते हैं तो बर्ड्स और मैमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। उनका जो मूवमेंट है, उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, दे आर मोर एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ग्लूकोज हैज नो ऑल्टरनेटिव फॉर रेस्पिरेशन। तो हमने क्या पढ़ा है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्लूकोज का ना एज सच कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं रेस्पिरेशन में। ऐसा क्यों? तो मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं, जो फैट्स हैं, उनका क्या होता है, तो वही चीज़ अभी हम समझेंगे इस स्लाइड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब खाना खा रहे हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वो सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। तो मान लो कि एक फ्लैश ईटर एनिमल की बात करो, तो वो क्या करता है, वो फ्लैश खा रहा है, तो वो बेसिकली किस डाइट पर है, वो प्रोटीन डाइट पर है। उसके पास बहुत सारा प्रोटीन आ रहा है, लेकिन उसके पास बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन एनर्जी तो उस फ्लैश ईटर को भी चाहिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो उसने खाए हैं, तो इन प्रोटीन्स को ही हमारी बॉडी में, लिवर में, ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं वो लिवर तक आते हैं और लिवर में यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अगेन ग्लूकोज के दो फैट हैं, या तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा या तो ये हमारी बॉडी में इमीडिएटली यूज हो जाएगा और इस ग्लूकोज को ब्रेक करके हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सेम ही फैट के केस में भी होता है कि फैट के केस में भी पहले इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद अब उससे एनर्जी डराइव की जाती है। अगर हम बात करें इन सारे प्रोसेसेस की, तो सब में क्या हो रहा है, सब में ग्लूकोज आ रहा है और ग्लूकोज की ही फर्दर ब्रेक डाउन हो रही है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, वाटर भी बाहर निकल रहा है और बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एम आई क्लियर? तो मतलब कि ग्लूकोज का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं हमारी बॉडी में। अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, वी ऑल नीड ग्लूकोज। तो अगर हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज ज़्यादा हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी ना हो। एम आई क्लियर? तो चलो, कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। नाउ वी हैव कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितनी तरह की होती है, पढ़ी है हमने, दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। मतलब ये हमारा एक सेल है, ये सेल क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये जो सेल है इसके आसपास ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास ऑक्सीजन आएगी तो ये अपना जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो नहीं कंप्लीट कर पाएगा। एंड इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स, लाइक इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, राइट। तो इन्हीं दोनों प्रोसेसेस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसी रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ा जहां पर हमने ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 को ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट वाज द रिजल्ट? सो इट वाज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड वी सेड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। नाउ व्हाट इज दैट लॉट ऑफ एनर्जी? इज 686 किलो कैलोरी पर मोल। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया करने का। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं
तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज 686 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो इसको ना हम एटीपी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो जब भी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी हमने दो फॉर्म में पढ़ी है, कौन कौन से फॉर्म में, रिकॉल करो जल्दी से। यस, हीट एंड एटीपी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कुछ वैसे भी लिख सकते हैं। सो आई विल राइट ओवर हियर ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सो इट विल form carbon dioxide, it will form water, and now the energy, the amount of ATP molecules produced in case of aerobic respiration is 38 ATP plus बचा क्या, अब बचा है हीट। कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, सो दैट इज 420 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो देखो हमने बात की कि टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी ना दैट वाज 686 किलो कैलोरी। ठीक है, तो देखो एक जो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल है इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी। ठीक है, इसमें से अगर हम एक एटीपी की बात करें तो एक एटीपी को बनने के लिए वी नीड 7 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो हमारे पास कितनी एटीपी बनी है, हमारे पास बनी है 38 एटीपी। ठीक है, 38 एटीपी, तो मतलब 7 into 38 कितना हो गया, कैलकुलेट करो। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, सो देन अगेन 5, राइट। तो ये हो गया 266 किलो कैलोरी। ठीक है, तो मतलब ये 420 कहाँ से आया है, तो 420 यहीं से आया, तो मतलब जो 38 एटीपी बने थे उनको बनाने के लिए हमारी 266 किलो कैलोरीज यूज हो गई। अब जो बचा हुआ है, सो नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट 686 एंड 266, सो कितना बचा हमारे पास 420. So it is that energy which is in the form of heat, and always remember to write the क्या लिखना है, यूनिट्स लिखने हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास अब हीट की फॉर्म में जनरेट हो रही है एनर्जी दैट इज 420 किलो कैलोरीज, राइट। तो ये पूरा समझ आ गया कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसमें से, क्योंकि हमें पता है कि कुछ एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है और कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो एटीपी हमने 38 निकाले थे, तो 38 एक एटीपी को 7 किलो कैलोरी चाहिए, तो 38 को कितनी चाहिए, और जो बची हुई है वो हीट की फॉर्म में जनरेट होगी, राइट। सो एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसी रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, बट इन मैक्सिमम केसेस जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है। मतलब अगर ऑक्सीजन थोड़ी भी प्रेजेंट है तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है? सोचो सोचो सोचो, ऑफ कोर्स होती है। जब हमारी बॉडी, जब जैसे अगर मैं भाग रही हूँ, जैसे ये इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, ये स्किपिंग कर रही है, लेकिन इसकी जो स्किपिंग रोप है वो थोड़ी सी गुम हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली वी आर डूइंग अ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। हम बहुत जोर शोर से हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं ऑक्सीजन, अब हम फास्ट ब्रीद करना शुरू कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचे और एनर्जी रिलीज हो, लेकिन इट इज़ नॉट अप टू द लेवल दैट वी नीड एनर्जी। ठीक है, उतना फास्ट हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है हमारी मसल्स में। तो वहाँ पर जब मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के टाइम? रिकॉल हमने पढ़ा था। सो दैट वाज लैक्टिक एसिड एंड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। तभी जब हम एक्सरसाइज करके रुकते भी हैं ना तो काफ़ी देर हाँफते रहते हैं, मतलब हम काफ़ी देर फास्ट हेविली हम ब्रीद करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, सेल्स को मिले और सेल्स जो हैं वो नॉर्मल स्टेट पर आ सकें और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ओके, तो और डिटेल में देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास है ग्लूकोज।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी ग्लूकोज की ही ऑक्सीडेशन हो रही है। सो वी हैव ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम बहुत ही हेविली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड बनता है, इसको हमने एक टर्म दी है, दैट इज ऑक्सीजन डेट। ठीक है, तो मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि not energy but enzymes, they act on glucose and they produce lactic acid. And now see the amount of ATP molecules that are produced. तो यहाँ पर सिर्फ 2 ATP molecules प्रोड्यूस होते हैं और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज वे लेस एज कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते रहो ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें कमी महसूस होना शुरू होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आप भागना शुरू किया ना तो अब आप बिना थके भागते ही जा रहे हो। सो दैट डज नॉट हैपन बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रन। तो अगर एनर्जी है, ठीक है, तो तभी हम वो काम कर पाएंगे। तो जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, कोई भी आप डे टू डे एक्टिविटीज कर लो, सो देयर आर परफेक्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हेन वी आर ईटिंग, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, देन वी आर हैविंग फ्रूट्स, देन वी आर लंच, देन से चाय एंड स्नैक्स और दूध एंड स्नैक्स, एंड देन फाइनली वी आर टेकिंग आवर डिनर एंड स्लीपिंग। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के बाद हम खाना खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ताकि उस खाने से हमें एनर्जी मिले और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते जाएं। अब मान लो आपने खाना नहीं खाया, तो कुछ टाइम तक तो आप चलते जाओगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आप स्लो होने लग जाओगे और एक दिन स्लो होते होते आप रुक जाओगे। तो इसलिए एनर्जी इज मच नीडेड। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू हैव फूड, वी नीड टू ईट अ लॉट। ठीक है, अ लॉट इन द सेंस हाउ मच इज रिक्वायर्ड। तो अब अगर हम एनारोबिक प्रोसेस को कंपेयर करें, सो एनारोबिक प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस जिसमें कम एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी का रिलीज है, सो एनर्जी रिलीज्ड इज लेस। ठीक है, देन अगर इस प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी हार्मफुल भी है। मतलब एनारोबिक प्रोसेस हमारी बॉडी थ्रू आउट लाइफ नहीं चला सकती है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है और ये जो लैक्टिक एसिड है ये कैसा है? पॉइजनस है। ठीक है, तो मतलब अगर लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में अकमलेट होता रहेगा तो वो हमारी बॉडी में एक पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। एम आई क्लियर? अब अगर हम ना दोनों ही प्रोसेसेस को कंपेयर करें, ठीक है, तो अच्छा एक और चीज जो हमने यहाँ पर देखी कि यहाँ पर ना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन नहीं हुई है। ठीक है, अब अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में बात करें तो दोनों में ना जो बेसिक स्टेप्स हम देखते हैं ना वो सेम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो फर्क है दोनों में। तो अगर आप एनारोबिक प्रोसेस को देखो तो जब हमने ये प्लांट्स में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि प्लांट्स के केस में एनारोबिक प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और साथ में इथेनॉल एंड प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, हम अपनी बात करें, तो यहाँ पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा, अगर प्लांट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो प्लांट्स में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, सो एनर्जी रिलीज्ड इज हाई एज वी कंपेयर इट विद द प्लांट्स। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो रिकॉल करो जो हमने प्लांट्स में पढ़ा था। तो प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। ओके, सो बिफोर वी मूव फर्दर, तो इतना अगर आपको समझ आया है तो वी हैव अ क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन वील मूव अहेड विद द फर्दर टॉपिक्स। तो क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द केमिकल रिएक्शंस 1 to 5 इन्वॉल्विंग ग्लूकोज एंड 5 अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ABCDE हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। सो राइट द रिएक्शन नंबर। तो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें यहाँ पर रिएक्शन का नंबर लिखना है। तो देखो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल बन रहा है। तो इनके रिएक्शन नंबर्स दिए हैं। तो हमें बताना है कि ये जो हमें 3
सवाल दे रखे हैं ये बेसिकली हो कहाँ पर रहा है, तो हमें वो रिएक्शन नंबर लिखना है। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अभी हमने पढ़ा, तो वहां पर क्या होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। तो देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल कहाँ पर बन रहे हैं, तो बन रहे हैं ई में, ई आर द प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली सो द आंसर ऑफ दिस इज रिएक्शन नंबर 5, ठीक है। तो ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। द नेक्स्ट वन इज लिवर। तो अगर हम स्टोरेज इन लिवर की बात करें कि लिवर में जो स्टोरेज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, तो लिवर में जो स्टोरेज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन नंबर 3। नाउ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिवर, तो लिवर में ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। अब हमने सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन 1 और 4 बच गया, तो एक बार उसको देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, कहां पर होता है, रिकॉल करो, अभी हमने पढ़ा था जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर कर रहे थे इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, तो ह्यूमंस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज जो है वो ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज एनारोबिकली हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रही थी। सो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स during exercise, right? The next one is glucose, so carbon dioxide and water। तो glucose carbon dioxide and water में कब convert होगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई हमारी बॉडी में, और ये कब होगा, जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगी हमारी बॉडी में। सो एम आई क्लियर? कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे देखें और फर्दर हमें क्या क्या पढ़ना है, काफी कुछ पढ़ना है, काफी इंटरेस्टिंग है। सो नाउ जो हमारे चैप्टर का नाम है बेसिकली, सो द रेस्पिरेशन, सो वी आर रीचिंग क्लोज टू दैट टॉपिक एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे अगर आप उनको 5th-6th क्लास में पूछो कि बेटा रेस्पिरेशन क्या है, तो वो बोलेंगे कि ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना, तो बेसिकली इनहेल करना और एक्सहेल करना। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस देखें ना, सो दिस प्रोसेस इज नॉट जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, it is not just inhalation and exhalation but there are many steps involved। सबसे पहला है breathing, जो हम बात कर रहे हैं। so what we are doing, तो यहाँ पर inhale and exhale हो रहा है, ठीक है। now the gaseous transport, तो क्या होगा कि जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, लंग्स में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है अब वो ब्लड वेसल्स में चली जाएगी, और वहां से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स में, एंड इन टर्न वो हमें क्या दे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज टिश्यू रेस्पिरेशन। तो अब टिश्यूज में क्या होगा, जब ये हमारे, ठीक है, सेल्स हैं, यहाँ से ब्लड वेसल निकल रही है, इसमें है खूब सारी ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ये इन सेल्स को दे देगी, एंड इन टर्न दीज सेल्स विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल ट्रैवल ऑल द वे टू लंग्स, और लंग्स में ये एक्सहेल आउट, एक्सहेलेशन हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। सो दिस विल हैपन। द नेक्स्ट प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, तो हम इन सारे के सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारी जो सेल्स में एक्टिविटीज होती है जहां पर एनर्जी का रिलीज होता है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हम फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ना गैसियस ट्रांसपोर्ट में एक चीज समझने की जरूरत है। अच्छा, हम बोलते हैं कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये हम पढ़ते थे अपनी छोटी क्लासेस में, जस्ट टू अंडरस्टैंड what we are taking in and what we are exhaling out, ठीक है। बट द ट्रूथ इज कि जब हम इनहेल करते हैं, तो जब हमने इनहेल किया तो यहाँ पर कोई फिल्टर तो है नहीं नॉस्ट्रिल्स में कि हमने इनहेल किया और सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाए, ठीक है। अब नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें डस्ट भी आ जाती है, वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आता है।
तो जब हम इनहेल करते हैं तो उस केस में वी इनहेल मैक्सिमम ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। और जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो फर्क इतना है कि जितनी ऑक्सीजन होती है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसीलिए हम इन सिंपल वर्ड्स टू मेक अ स्मॉल चाइल्ड अंडरस्टैंड हम ये बोल देते हैं कि जब हम इनहेल कर रहे हैं वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड व्हेन वी आर एक्सहेलिंग आउट वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट दैट इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, ओके। अब अगर हम गैसियस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमें पता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, तो ये हैं रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है, कौन सा होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये करता है क्या, ये करता है बाइंड, किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ऑक्सीजन को बाइंड करके ये हमारी बॉडी में सारे सेल्स को देकर आता है, ठीक है। तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में जाएगी, वो हमारी बॉडी में ट्रेवल होती है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, करेक्ट। अब अगर हम वापस आए तो वापस आके अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं तो एक तो कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आरबीसीज के साथ बाइंड होकर आएगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन छोड़ देगी हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाएगी। तो वहां पर बनेगा एक कॉम्प्लेक्स दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहाँ जगह कम है तो मैंने HB लिख दिया, ठीक है। और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज विद द ब्लड प्लाज्मा। तो हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा है, तो ब्लड प्लाज्मा में ये डिसॉल्व होके बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो दीज आर द टिश्यूज ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज कर लिया, तो यहाँ से सारी की सारी ऑक्सीजन चली गई और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी हमारी ब्लड वेसल्स में आ गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस हैपेंस, ओके। नाउ लेट us dive deeper into this topic and let us talk about the sites of respiration. तो रिकॉल करो, जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे तो हमने ये पढ़ा है कि दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स देखो, तो हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है। इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ऑर्गन हम कुछ ऐसा दिखाते हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर फ्लूइड सा एक सब्सटेंस होता है विच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो हमारा जो इनिशियल प्रोसेस है ऑफ रेस्पिरेशन वेयर द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, सो बेसिकली दैट प्रोसेस वेयर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हैपन्स इनटू द पायरुवेट, ठीक है, किसमें, पायरुवेट में। सो ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड एंड पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अब रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जब मैंने ये पहले भी पढ़ाया था मैंने तब भी आपको ये बात बोली थी कि दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ना बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ना, ये है 10 स्टेप प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पर एनर्जी का रिलीज होता है और 2 ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, और इस स्टेप में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज द क्रैब साइकिल, जिसे हम द नेक्स्ट स्टेप इज द क्रैब साइकिल जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बुलाते हैं।
तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। तो अगर आप सिट्रिक एसिड साइकिल, अब आप साइकिल की बात कर रहे हो, तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और स्टेप बाय स्टेप वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक ऐसी साइकिल है जो चली रहती है। तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द ग्लाइकोलिसिस स्टेप। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। सो दीज आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन। कहाँ पर होती है? स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, देन द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कम्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में अब फर्दर ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी का रिलीज होता है। ये जो पूरा स्टेप है ये यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद एक और स्टेप होता है जो आपकी बुक में अभी मेंशन नहीं है, दैट इज ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सब कुछ हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक साइट ऑफ रेस्पिरेशन आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं जहां पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अब आ गए हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें जो समझना जरूरी है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो हम इस पिक्चर में लेबल करेंगे। तो सबसे पहले we'll start from here. So what is this portion? This portion is nose, and nose has two openings which are called as nostrils. ठीक है, अब further अगर आप इसी में आगे मूव करोगे तो एक ये वाला कॉमन पैसेज आता है। ठीक है, एक ऐसा पैसेज जहां से ये जो माउथ वाला पोर्शन है और नोज वाला पोर्शन है वो एक जगह पर कॉमन आके मिलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द फायरिंग्स। क्या बुलाते हैं हम इसको? फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द लायरिंग्स। लायरिंग्स को हम एक और नाम देते हैं, इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल इट एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब और फर्दर नीचे चलो। सो दिस पोर्शन जहां पर आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। और ट्रेकिया को भी हम एक और नाम देते हैं, दैट इज द विंड पाइप। ठीक है, तो हमने एक फूड पाइप भी पढ़ी थी, कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या नाम था उसका? जल्दी से बताओ, साइंटिफिक नेम क्या था, मतलब बायोलॉजिकल नेम क्या था? सो दैट वाज ईसोफेगस। सो दैट वाज फूड पाइप। ठीक है, और विंड पाइप क्या है? ट्रेकिया है। फर्दर व्हेन यू कम ओवर हियर, तो आप देखोगे कि ये जो ट्रेकिया है ना, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज द ब्रोंकाई। तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई में ये क्या है? ब्रोंकाई बेसिकली जब ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सो दे मेक ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई देन फर्दर एंटर्स इनटू दीज लार्ज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज लंग्स। ठीक है, तो एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द नोज। तो ये है नोज। ठीक है, टच करो अपने नोज को सब बच्चे अच्छे से। ठीक है, तो नोज की वी हैव टू ओपनिंग्स एंड दोज ओपनिंग्स दे आर कॉल्ड एज द नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो यहां पर जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम बुलाते हैं नॉस्ट्रिल। तो बेसिकली दो हैं तो नॉस्ट्रिल्स। तो जब हम ब्रीद करते हैं, सो यू ब्रीथ, ठीक है, क्लोज योर माउथ एंड ब्रीथ। तो व्हेन यू ब्रीद इन, आप एयर जो है, एयर इन नॉस्ट्रल से होके आगे को जाती है। तो आगे जाके ना, अब आप देखोगे कि अगर आप नोज को, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सही बच्चों ने देखा होगा, सब देखते हैं अपने नोज को ध्यान से। ठीक है, तो जो नोज होता है ना, नोज में बहुत सारे हेयर भी होते हैं और आप कई बार कुछ स्टिकी सिक्रीशंस भी आपको नोज में देखने को मिलती हैं, स्पेशली तब जब आप बीमार होते हो, है ना। तो या फिर वो टाइम जब पॉलेंस रिलीज होते हैं, तो उस टाइम पर बड़ी स्टिकी सिक्रीशंस होती हैं हमारे नॉस्ट्रल्स में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हेयर है। जो हेयर है हमारे नॉस्ट्रल में, उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ना, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करना हमारे नोज में। और दूसरा इनका क्या काम है? इनका काम है कि इनको यहीं पर ट्रैप कर लेना, साथ में यहाँ पर जो म्यूकस की सिक्रीशन है वो सिक्रीट कराना, ताकि जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब निकलता रहे। अब हम पहुंच गए हैं इस वाले पोर्शन में जहां पर ये चेम्बर सा हमें दिखाई दे रहा है। वी कॉल इट एज नेसल चेम्बर। तो नेसल चेम्बर का क्या काम है? जब आप
हवा को ब्रीद इन करते हो तो नेसल चेम्बर में जाकर जो हवा है वो वार्म होती है, गर्म होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस चेम्बर में क्योंकि सिक्रीशन होती है, कुछ मॉइस्चर सा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से एयर जो है उसमें मॉइस्चर ऐड होता है, और जो म्यूकस सिक्रीशन है वो हार्मफुल पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, जैसा हमने हेयर में पढ़ा, तो हेयर का क्या काम है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना। अब हो सकता है कि कुछ जो चीजें हैं वो हेयर से बच के चली जाएं, तो आगे जो नेजल सिक्रीशन में, नेजल चेम्बर में जो म्यूकस के सिक्रीशंस हैं वो इन फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर नर्व्स भी मेंशन है। तो बेसिकली ये जो अपर, जो नेजल चेम्बर का जो अपर पोर्शन होता है ना, यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, और ये नर्व सेल्स जो हैं ये कहाँ जाती हैं, ब्रेन को। तो इन नर्व सेल्स का क्या काम है, इन नर्व सेल्स का काम है स्मेल करना। तो होता है ना कई बार, जैसे अगर आप बैठे हो, अचानक से कोई स्मेल आई तो आप क्या करते हो, यू ट्राई टू स्निफ। ठीक है, तो आप जब स्निफ करते हो तो ये जो हवा है ना ये आपके नर्व्स पे जाती है, और नर्व्स इस स्मेल को, मतलब इस जो भी ये खुशबू है हवा में उसको स्मेल करती है, एंड यू आर एबल टू फिगर आउट कि ये किस चीज़ की स्मेल हो सकती है। अगर पहले आपने कभी स्मेल किया हो, नहीं किया हो तो आप फटाफट उस जगह पर भागते हो कि यार आज मम्मी ने ऐसा क्या बनाया है कि कुछ अलग सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सी। सो बिकॉज यू हैव दीज नर्व्स, स्मेलिंग नर्व्स इन द अपर पार्ट ऑफ योर नेजल चेम्बर, ठीक है, विच हेल्प्स यू टू स्मेल। ठीक है, आई एम क्लियर? तो नो समझ आ गया। अब हम आते हैं फायरिंग्स में। तो फायरिंग्स कौन सा पोर्शन है, तो देखो यहाँ से नोज शुरू हुआ, यहाँ से माउथ की कैविटी शुरू हुई। अब ये जो बीच में पोर्शन आ रहा है, द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, दिस इज कॉल्ड एज फायरिंग्स। तो फायरिंग्स जो होता है ना, फायरिंग्स इज लाइक अ पैसेज जहाँ पर हवा भी आ रही है और खाना भी आ रहा है। अब कैसे ये डिसाइड होगा कि खाना कहाँ जाएगा और हवा कहाँ जाएगी, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि दिस ट्यूब इज द ईसोफेगस, ठीक है, और ये जो आगे को है दिस इज ट्रेकिया। तो होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो जैसे ही हम उसको स्वॉलो करते हैं तो हमारा जो लायरिंग्स है, लायरिंग्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेज होता है, और जैसे ही वो रेज होता है तो हमारे ट्रैकिया को और विंड पाइप को कवर कर देता है, कवरिंग जिसे हम एपिग्लॉटिस बुलाते हैं। तो खाना ईसोफेगस में चला जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हवा के बारे में क्या होता है, हवा क्यों ईसोफेगस में नहीं जाती है? हवा ईसोफेगस में इसलिए नहीं जाती है क्योंकि ईसोफेगस जो है ना वो क्या है, वो एक तरह से एक बड़ा ही सॉफ्ट सा एक ट्यूब है। तो जब हम खाना नहीं खा रहे हैं ना, तो ये जो ट्यूब है ना ये ऐसे कोलैप्स हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कोई स्पेस नहीं है, तो हवा ऑटोमेटिकली कहाँ पर जाएगी, यहाँ तो नहीं जा पाएगी। ठीक है, इस तरफ तो नहीं जा पाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो पोर्शन ओपन होगा, जो ट्यूब ओपन होगी, दैट इज द ट्रैकिया, तो वो ट्रैकिया में एंटर हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द एयर इट मूव्स फ्रॉम द फायरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है लायरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी बुलाते हैं। तो इफ यू टच ओवर हियर यू विल फील एक बम्पी सा पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर एक रेज्ड पोर्शन समझ आता है, सो दैट इज लायरिंग्स। तो ये जो लायरिंग्स होता है ना, इसको आप फील कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको स्वॉलो करने की कोशिश करो, तो जब आप स्वॉलो करोगे ना यू विल फील कि ये पहले रेज हो रहा है और फिर वापस अपनी पोजीशन में चला जा रहा है। इवन यू कैन प्लेस योर फिंगर हियर एंड यू विल फील दैट उसका रेज होना और फॉल होना। ठीक है, सो यू पुट योर फिंगर ओवर हियर एंड देन यू ट्राई टू स्वॉलो योर सलाइवा। ठीक है, तो यू विल फील कि कुछ राइज हुआ और फिर वो फॉल हो गया। सो दैट इज बेसिकली योर लायरिंग्स। तो अगेन अब मैं बोल रही हूँ, तो मैंने अपनी फिंगर को यहाँ पर टच किया है, तो यू विल फील सम वाइब्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर है लायरिंग्स में ही है हमारे वोकल कॉर्ड्स, मतलब वो कार्टिलेजिनस फोल्ड्स। ये क्या है, दीज आर द कार्टिलेजिनस फोल्ड्स। ठीक है, तो ये कार्टिलेजिनस फोल्ड्स हमें हमारे इस पोर्शन में
वॉइस, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉट वॉइस बट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप अपना फिंगर जो है वो आप यहाँ पर टच करोगे, यू विल फील दैट वाइब्रेशन। तो होता क्या है कि इन दोनों फील्ड्स, दोनों जो कार्टिलेजिनस फोल्ड्स हैं, इनके बीच में हवा जो है वो मूव करती है और उसी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और इस वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपको मैं बोलती हुई सुनाई दे रही हूँ, मैं खुद को भी सुनाई दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके बीच में जब हवा पास हो रही है तो उससे एक वाइब्रेशन आ रही है, उस वाइब्रेशन से ही क्या हो रहा है, एक आवाज हमें सुनने को मिल रही है, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू स्पीक, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अच्छा, नॉट दीज कार्टिलेजिनस, आई एम सो सॉरी, सो दीज आर द लिगामेंटस फोल्ड्स। तो लिगामेंट्स हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे स्केलेटल सिस्टम में, याद है आपको? देयर वर टेंडन्स एंड देयर वर लिगामेंट्स। तो जल्दी से बताओगे टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स बताओ। चलो, आपको क्या करना है, आपको आस्क क्वेश्चन सेक्शन में मुझे बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। सो व्हेन यू read a chapter, when you study a chapter, just keep recalling the things that you already studied, ठीक है? और अगर कोई डाउट आ जाता है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। तो अब हम आते हैं विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया को अगर ना, जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं ना, तो उसमें हमें एक ऐसी ट्यूब दिखाई देती है। तो बेसिकली ये जो एक ट्यूब दिखाई देती है, जिसमें मतलब कुछ एक ऐसी ट्यूब होती है और उसमें हमें ऐसे रिंग्स दिखाई देते हैं, ठीक है? मतलब बेसिकली रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो अगर आप अपना हाथ ऐसे पकड़ोगे, ऐसे मुट्ठी बंद करोगे, बंद नहीं करनी है बट बीच में से समझ लेना कि ये ट्यूब है, तो बीच में थोड़ा एम्प्टी स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है? तो आपको ना ऐसे ही रिंग्स दिखाई देंगे। सो दिस इज बेसिकली ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से ये रिंग्स वाला सिस्टम शुरू होता है। तो ये होते हैं सी शेप्ड। ये कैसे रिंग्स होते हैं? दीज आर सी shaped cartilaginous rings, ठीक है? तो ये जो रिंग्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमारी ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा टाइम होता है कि जब खाना इसोफेगस में जा रहा है, तो उस टाइम कोई ऐसा टाइम आ सकता है कि जब इस ट्रैकिया में ना बिल्कुल भी एयर ना हो। सो टू प्रिवेंट दिस ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, क्या होता है? देयर आर दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है? तो मतलब ट्रैकिया से ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स स्टार्ट हो गए हैं, सी शेप के हैं, ठीक है? तो यहां से आगे से वो आपको ऐसे दिखाई देंगे और पीछे से वो प्लेन है, ठीक है? सी कैसा होता है? आधा ही होता है, पूरा तो नहीं होता है ना? तो बस वैसे ही है, आगे से सी दिखाई देगा, पीछे से ये प्लेन सी ट्यूब दिखेगी। अब उसके बाद अगर हम और फर्दर आगे की तरफ आए, नीचे की तरफ और आए, तो ये तो पूरा ट्रैकिया है जब तक ये एंटर नहीं हुआ है इनटू द लंग्स। अब ये देखो, दोनों तरफ की लंग्स हमें यहाँ पर बना के दिखाई हैं। अब ये एक पॉइंट आया है जहां पर ट्रैकिया अब डिवाइड होना शुरू हो गया, उसकी ब्रांचिंग शुरू हो चुकी है। तो जब ट्रैकिया ब्रांच होता है तो उसको हम बुलाते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं दोनों, सो दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। तो बेसिकली जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज ब्रोंकस। सो ब्रोंकस क्या है? ब्रोंकस है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है? एंड प्लूरल इज ब्रोंकाई। सो देयर इज लेफ्ट ब्रोंकाई एंड देयर इज राइट ब्रोंकाई। क्लियर हो गया? तो अब ये जो ना रिंग्स पढ़ रहे थे ना हम, ये सेम ऐसे ही आगे की तरफ को देखो, यहां पर भी आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रिंग्स हैं ये ऐसे ही चलते जाते हैं। तो जैसे ही ट्रैकिया ब्रांच होता है, ब्रोंकाई बनता है, तो ये ब्रोंकाई एंटर कर जाता है इनटू द लंग्स, ठीक है? अब ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करता है। तो ये देखो, ये पहले ब्रांचिंग हुई थी, ये था, ठीक है? तो यहां से हमें दो ब्रांचेस दिखी थी। अब ये ना फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है? अब अगर आप इनको देखते जाओगे तो फर्दर डिविजन्स होती जाएंगी। सो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है? अब इसके बाद फर्दर आपको ये ब्रोंकाई डिवाइड होती हुई दिखाई देंगी। सो दे विल बी कॉल्ड एज टर्शरी ब्रोंकाई, राइट? अब ये जो टर्शरी ब्रोंकाई हैं ये फर्दर डिवाइड होती जाएंगी एंड नाउ दे विल बी कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। क्या बुलाएंगे? ब्रोंक्यूल्स। तो अगर आप ये ब्रोंक्यूल्स को देखो ना, दे आर वेरी थिन ट्यूब्स, मतलब इनका जो डायामीटर है दैट इज अराउंड 1 mm,
ठीक है। तो डायमीटर अराउंड 1 mm होता है, मतलब इतनी थिन ट्यूब्स होती हैं। नाउ दीज ब्रोंक्यूल्स फर्दर दे एंड अप in balloon like structures, and these balloon like structures are called as alveoli. So singular is alveolus, and because there are many balloon like structures, so they are called as alveoli. ठीक है। तो ये जो alveoli है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी, क्योंकि एल्वियोलाई इज एक्चुअली दैट प्लेस जहां पर हम बात करते हैं ना कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। सो बेसिकली एल्वियोलाई इज दैट प्लेस वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो एल्वियोलाई को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज एयर सैक्स। ठीक है, तो इन्हें हम एयर सैक्स भी बुलाते हैं। तो बेसिकली एल्वियोलाई ना, एल्वियोलाई वो जगह है, अगर आप इस पिक्चर को देखो ई पार्ट को, तो ये एक एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऐसा ही बलून जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया है फॉर सिंप्लीफिकेशन। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही हैं। सो दीज आर बेसिकली द ब्लड वेसल्स। तो ये जो एल्वियोलाई होता है ना, दीज आर सराउंडेड बाय द थिन कैपिलरीज। थिन कैपिलरीज मतलब बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज जिनसे ब्लड फ्लो करता है। और ये जो एल्वियोलाई होते हैं, दे हैव वेरी थिन वॉल्स, दैट इज वन सेल्ड थिक वॉल होती है, बहुत ही पतली पतली इसमें हमें वॉल्स देखने को मिलती हैं। तो ये जो थिन वॉल्स होती हैं ना, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बट यहाँ पर ना कोई अलग से एक सिस्टम नहीं है जो गैसियस एक्सचेंज कराएगा। तो इसीलिए वॉल्स बहुत थिन होती हैं। एंड फाइनली यहाँ पर होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। तो बेसिकली देयर इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखेंगे तो हमने कैसे शुरू किया था, सो देयर वाज अ ट्रैकिया which has the rings of cartilage. This trachea was divided into two, जिनके पास again there were rings of cartilage, so these were called as bronchi. These bronchi, they further divide into secondary bronchi. These secondary bronchi further divide into tertiary bronchi, right? Now these tertiary bronchi further divide to form bronchioles. ठीक है, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई तक ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रोंकियोल्स में रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस नहीं होते हैं, और ब्रोंकियोल्स के बाद तो एल्वियोलाई आता है। तो अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये एक गुब्बारा सा है जो कि एक एल्वियोलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बहुत सारी एयर अंदर जा रही है विच इज ऑक्सीजन रिच, जिसमें काफी सारी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन रिच एयर अंदर चली गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये ब्लड वेसल हमें दिखाई गई है, ये वो ब्लड वेसल है विच इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आती है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड लाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्लास 8 में पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ये जो ब्लड है ये अब इस कैपिलरी में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो पतली पतली थिन कैपिलरीज कैपिलरीज है उनमें मूव कर रहा है। तो दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड विच मीन्स इट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इनटू दिस एल्वियोलाई। अब जब ये ब्लड आगे जाएगा, नाउ द एयर विच इज कमिंग इन इज रिच इन ऑक्सीजन। तो यहाँ से इस एयर से ऑक्सीजन जो है इट विल गेट डिफ्यूज्ड और वो अब इस ब्लड में चली जाएगी। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है आरबीसीज में, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्वियोलाई। तो बात समझ आ गई। तो अब जब ये ब्लड यहाँ कैपिलरी से होके जा रहा है, फर्दर ये कहाँ जाएगा, बैक टू द हार्ट, राइट। तो हार्ट में कौन लेकर जाएगा, इट इज पल्मोनरी वेन। और कौन सी साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल, राइट। तो इसके लिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। हमने क्लास 8 में पढ़ा था एक
डायग्राम, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के हमने प्रॉपर समझा था कि कैसे कहाँ से कहाँ को ब्लड जाता है। तो जिसको नहीं याद है, जिसको रिकॉल करना है, तो यू कैन जस्ट गो टू क्लास 8 ICSE सर्कुलेटरी सिस्टम वीडियो, वहां पर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं इससे पहले कि हम और बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करें। सो द क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पार्ट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो किसका स्केच है, सबको समझ आ गया, अभी तो पढ़ा था तो अभी तो समझ आया ही होगा, है ना। तो हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो कौन सा है ये पार्ट, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। सो इट इज एल्वियोलाई, ठीक है। क्या है ये, एल्वियोलाई, राइट। तो बेसिकली हम सिंगल की बात कर रहे हैं। सो सिंगुलर फॉर्म ओवर हियर इज एल्वियोलस। क्या है, एल्वियोलस, राइट। सो नेम द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 4। तो 1 कहां पर है, ये देखो, दिस इज 1, नाउ दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1, तो ये जो है ये एक ब्लड कैपिलरी है जो ब्लड को कहां पर लेके जा रही है। सो दिस बेसिकली दिस ब्लड वेसल इज टेकिंग ब्लड टू हार्ट, और हार्ट में कौन लेके जाता है, जल्दी से, पल्मोनरी वेन, राइट। ओके, तो 2, ये जो गोल गोल यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाए हैं, दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, सो RBCs। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर आ रहा है। सो ब्लड वेसल, सो दिस इज बेसिकली अ ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स, किसकी तरफ, टुवर्ड्स लंग्स। और कौन लेकर आता है, कौन लेके आता है, सो इट इज पल्मोनरी आर्टरी, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस 4, तो 4 क्या है भाई, 4 तो सीधा सा हमें पता ही है, दिस इज एल्वियोलस, राइट। नाउ what do the arrows 5 and 6 indicate? So this is arrow 5 and this is arrow 6, ठीक है। तो जब हमने ब्रीथ इन किया तो क्या हुआ, तो यहां से बहुत सारी ऑक्सीजन आई थी एयर से, तो दिस ऑक्सीजन इज गेटिंग इनटू द RBCs। तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रहा है इनटू द ब्लड सेल्स, इनटू द RBCs, एंड बी शोज दैट कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ब्लड से निकल कर कहां पर आ रही है, इनटू द एल्वियोलर एयर। सो दिस इज एल्वियोलर एयर, ओके। तो सबको समझ आ गया पूरा जो अभी हमने डिस्कस किया था एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज, क्या आपको क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। सो आई होप इतना समझ आ गया। देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। तो इससे ऑलमोस्ट आपका आधा जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक है ना फ्रॉम दिस चैप्टर वो क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमें बहुत कुछ है। सबसे पहले अब हम और कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोटेक्टिव लाइनिंग पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी पैसेज की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज एक्चुअली अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, है कि नहीं है? देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा तो सांस कैसे लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो जिएंगे कैसे, ठीक है। सो समथिंग इज नीडेड, सम लेयर्स आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। सो हमारा जो लायरिंग्स है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया से यहां से शुरू करते हैं। सो से दिस इज द लायरिंग्स, दैट इज अ साउंड बॉक्स, देन स्टार्ट्स द ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या था, ट्रैकिया डिवाइड हो गया था और ये लंग्स में चला गया। अब तो ये क्या है, दीज आर द ब्रोंकस, ब्रोंकाई बेसिकली, तो सिंगल है तो ब्रोंकस है। दीज ब्रोंकस देन फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, दीज सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो बेसिकली ये जो ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई तक, फ्रॉम लायरिंग्स टू ब्रोंकाई, दे आर कवर्ड विद द सीलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पर क्या होता है, सो दे हैव दिस सीलिएटेड एपिथेलियम। ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है ना, ये throughout our life it keeps on moving inside our respiratory system, कि अगर किसी तरह से
कोई भी एक अनवांटेड पार्टिकल हमारे लंग्स तक पहुंच गया है तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम की हेल्प से हम उसको वाइप आउट कर सकते हैं फ्रॉम आर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये कॉन्स्टेंटली वेव करता रहता है, मोशन में रहता है, और इसका मोशन जो होता है वो स्वीपिंग होता है, ठीक है। सो स्वीपिंग म्यूकस अपवर्ड टुवर्ड्स द थ्रोट। तो क्या होता है कि जैसे ही अगर कुछ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है तो हमें छींक आती है ना, तो बेसिकली ये जो म्यूकस है ना, ये ऊपर की तरफ को, एयर अंदर की तरफ को जाती है, ये वापस ऊपर की तरफ को म्यूकस को पुश करता रहता है ताकि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पर म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है किसी भी तरह के डस्ट या अनवांटेड पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया को ट्रैप करना और उसको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एलिमिनेट करना। Okay, now if you see over here there are goblet cells. तो mucus कौन बना रहा है? So mucus is formed by these goblet cells, ठीक है। Then they have this nucleus inside because these are the ciliated cells, ciliated epithelium, and it is working continuously till the time we are alive. तो इस सेल को लिविंग होना पड़ेगा, और सेल लिविंग कब होगा? जब उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। So I hope this complete protective lining of the respiratory system is clear to you. So these cilia, they play a very important role in eliminating the dust or the unwanted particles from our body. Okay, so now coming up is the last part, that is the lungs. So we have two lungs in our body. तो एक है लेफ्ट और एक है राइट, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट और राइट लंग को देखें तो होता क्या है? बेसिकली लंग्स में क्या है? लंग्स बनी होती हैं एयर सैक्स की, दैट इज एल्वियोलाई की। तो बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं और ये एल्वियोलाई कनेक्टेड होते हैं विद दीज ब्रोंकस, ठीक है। तो बहुत सारी ये ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और ब्रोंकाई बुलाते हैं। तो ये इन सब से कनेक्टेड होती है। तो अगर आप दोनों ही लंग्स को देखोगे ना, तो हमारी जो लेफ्ट वाली लंग होती है उसमें वी जस्ट हैव द टू लोब्स। तो बेसिकली अगर मैं लंग्स बना रही हूं, ठीक है, तो आई विल मेक इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बनाती हूं, ठीक है। तो जो हमारी लेफ्ट लंग होती है उसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं और हमारी राइट लंग में हमें 3 लोब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। सो देयर आर 3 लोब्स एंड देयर आर 2 लोब्स एंड लेफ्ट लंग इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द राइट वन। व्हाई? What is the reason? So the reason is because our heart is in the center but it is slightly tilted towards our left side, ठीक है। मतलब लेफ्ट में नहीं होता है हार्ट सेंटर में होता है but it's slightly tilted towards our left side। तो उस हार्ट को यहाँ पर अकोमोडेट करने के लिए जो लेफ्ट लंग होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। ओके, तो बात समझ आई। अब इसको अगर आप इस पिक्चर को देखो, सो इट इज नाउ दीज लंग्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन, सो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय अ केज। कौन सा केज? स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा था, जल्दी से रिकॉल करो। तो एक केज था, कौन सा केज था? रिब केज था। तो बोन्स थी, बेसिकली बोन्स इसको कनेक्ट कर रही हैं। साथ ही साथ अगर और इंटरनली थोड़ा सा जाओगे रिब केज के नीचे, तो ये जो लंग्स होती हैं ना, दे आर कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स जिन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो द इनर वन इज कॉल्ड एज विसरल एंड द आउटर वन इज कॉल्ड एज पेराइटल। ओके, सो द इनर वन इज विसरल, आउटर वन इज कॉल्ड एज द पेराइटल प्लूरल। तो ये जो दोनों ही लेयर्स होती हैं, मान लो ये जो दोनों ऐसे लेयर्स हैं, से दिस इज द इनर प्लूरल लेयर एंड दिस इज द आउटर प्लूरल लेयर। तो इन दोनों के बीच में ही एक फ्लूइड होता है जिसे हम बुलाते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बुलाते हैं हम इसे? प्लूरल फ्लूइड, करेक्ट। तो जब भी, जैसे मान लो ये इनर है, ये आउटर है, इन दोनों के बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। तो जब भी अब लंग्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो बेसिकली एक्सपैंड करना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो बीच में लिक्विड होता है ना, ये इनको एक तरह से लुब्रिकेट करता है और इनके बीच की फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे कि लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काफी इजी हो जाता है और लंग्स इजीली अपना काम कर पाती हैं। ओके, सो आई होप the complete respiratory organs are clear to you because lung were the last
organ that we wanted to cover. So this was all from our today's session. I hope you understood the concepts. कोई भी doubt हो, please ask it on Ask Question section of learnerhub.com. So I will see you next time with a new topic. Till then you all take care, and as you all know, learnerhub मतलब free है पर best है.